नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर से रह के कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एन पी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा आइस प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirant. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी से परिचित होने का, उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस का एक बड़ा लाभ मिल सकेगा। जैसे सुदर्शन गुर्जर, मंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह और आशीष मलिक। इनसे जुड़ने का इनकी योग्यता तथा इनकी एक्सपीरियंस का एक बड़ा लाभ आपको मिल सकेगा। अनअकैडमी 15,500 से ज्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराता है। इनकी बेनिफिट, इनके लाभ, इनके द्वारा प्रोवाइड जो फैसिलिटीज है वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे और अनअकैडमी से जुड़ेंगे। और जुड़ते हैं तो उसमें जो प्रमुख कोर्सेस हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी, बशर्ते कि इसके लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा, उससे जुड़ना होगा। अनअकैडमी, अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल का लाभ होगा, जिसका जो फी स्ट्रक्चर है उसमें 1 मंथ की फी 9,000 रुपए है, 3 मंथ की फी 22,500 रुपए है, 6 मंथ की फी 40,500 रुपए है, 1 साल की फीस 49,500 रुपए है, 2 साल की फीस 72,000 रुपए है और 3 साल की फीस 90,000 रुपए है। किंतु यदि आप हमारे कोड NPS10 का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारे फीसेस में आपको 10% डिस्काउंट, 10% की छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं, जिसकी अनअकैडमी के द्वारा जो फीस निर्धारित की गई है वो 49,500 रुपए है, लेकिन यदि आप NPS10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस आपकी 44,550 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सुविधा और बढ़ जाती है, ये लाभ के बेनिफिट और बढ़ जाते हैं। जैसे लाइव क्लासेस होगी, टेस्ट सीरीज होगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी, शेड्यूल, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा आपको, पर्सनल कोच आपको मिलेंगे, पर्सनल मेंटर्स आपको मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन मतलब आंसर प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी और स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लानर की सुविधा आपको मिलने लगेगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको प्राप्त होने लगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो अनअकैडमी के द्वारा उन स्टूडेंट को, उन छात्र छात्राओं को दिया जाता है जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, कोर्सेस को लेना चाहते हैं। अब इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें 1 साल की फीस 69,500 रुपए है, 2 साल की फीस 1,07,000 रुपए है और 36 मंथ मतलब 3 साल की फीस
वो 1,41,000 रुपए है। लेकिन यहाँ भी अनअकैडमी के द्वारा वो सुविधा आपको दी गई है। यदि आप मेरे कोड एनपीएस 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको 10%, मतलब प्रत्येक स्तर पर 10% का डिस्काउंट आपको फ्री में मिलेगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें आप, जो एक वर्ष की फीस है, मतलब 24 मंथ की जो फीस है 1,07,000 रुपए, अगर आप एनपीएस 10 के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये फीस आपकी 96,300 रुपए हो जाएगी। तो ये एक बड़ा लाभ दिया गया है इसकी तरफ से। इसी प्रकार अगर आप ऑप्शनल कोर्स में सब्सक्राइब करते हैं और ऑप्शनल विषय के लिए जुड़ते हैं तो उसमें 1 महीने की फीस 5,000 रुपए है, 6 महीने की फीस 22,500 है, 1 साल की फीस 27,500 है, 2 साल की फीस 40,000 रुपए है और 3 साल की फीस 50,000 रुपए है। यहाँ भी फिर वो सुविधा आपको होगी कि यदि आप एनपीएस 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इन फीसेस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस जो है वो 27,500 रुपए है, लेकिन एनपीएस 10 के तहत आप जुड़ते हैं, इस कोड के तहत आप जुड़ते हैं तो ये फीस आपको घटकर हो जाएगी 24,750 रुपए। तो ये एक बड़ी सुविधा है, एक बड़ी फैसिलिटीज है जो अनअकैडमी के द्वारा सारे स्टूडेंट को, सारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाता है कोर्स को लेके, टाइम को लेके, एजुकेटर्स को लेके। इन सारी सुविधाओं को आप ले सकते हैं, बशर्ते कि इसके पहले आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा, उससे जुड़ना होगा। फिर आप घर बैठे किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने समयानुकूल, अपने सुविधानुकूल, अपने घर रहकर, अपने प्लेटफॉर्म पर रहकर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा, मतलब हम कर रहे हैं इसी लेक्चर पर। संवैधानिक विकास क्या है, संवैधानिक विकास के तहत जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तमाम एक्ट बनाए गए 1773 से लेके 1947 तक, उसमें हम लोगों ने देखा था 1773 का एक्ट क्या था, उसके प्रावधान क्या थे, उसके मूल्यांकन के बारे में चर्चा हमने किया था। उसके बाद हमने 1784, उसके पहले एक संशोधित एक्ट था 1781, इन सब के चर्चा किया था। 1793 के एक्ट के बारे में चर्चा की गई और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे और उसका क्या महत्व था, उसकी क्या कमियां थी, उसमें क्या दोष थे, उन सब पर कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए और विगत चार्टर्स में, विगत राजलेख में जो दोष थे, जो कमियां थी, उन्हें कैसे दूर करने का प्रयास किया गया इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1813 की चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर सुनिश्चित नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट 1833 पारित किया। कंपनी का अधिकार, इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, आगे कर दिया गया। ये एक ऐसा चार्टर एक्ट था जिसका बड़ा महत्व था भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना में। हालांकि इसकी शुरुआत 1773 के एक्ट के द्वारा तभी हो गई थी जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाते हुए मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भारत में पहली बार सरकार का निर्माण किया गया, तो एक ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कंपनी के जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर कब्जा था, उस कब्जे वाले क्षेत्र पर, उस नियंत्रण वाले क्षेत्र पर पूरी तरह से कंपनी का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक वो कहा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल था।
और बंगाल का गवर्नर होने के नाते मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों को उसके अधीन किया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब बंगाल की गवर्नर जनरल के अधिकार उसकी शक्तियों में व्यापक विस्तार करते हुए उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का विधिवत केंद्रीकरण किया गया। मतलब पूरे भारत के संबंध में शक्ति जो थी वो भारत के गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई, उसमें निहित कर दी गई, उसमें एम्प्लॉयड कर दी गई। तो ये जो है एक केंद्रीकरण की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा प्रयास था। 1773 में जिस चीज की शुरुआत की गई थी, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, उसकी ये एक बड़ी अभिव्यक्ति, उसका एक कह लीजिए कि पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का 1773 के एक्ट में केवल बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन लाया गया था, उसके शासक के अधीन लाया गया था। वहीं पर 1833 के एक्ट के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए जिन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार से राजस्व से संबंधित शक्तियां, सैन्य शक्तियां, नागरिकों से संबंधित शक्तियां, ये सब कुछ जो है वो भारत के गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु जो नियंत्रक मंडल था, जो ये कह लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। कहने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अभी भी वही शक्ति, वही गरिमा, वही अधिकार प्राप्त रहा इस कानून के द्वारा भी। अब गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को मतलब अधिनियम कहा जाने लगा। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि इसके पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था या कह लीजिए कि नियामक कानून कहा जाता था। इसके पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून कहा जाता था। इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया कि अब जो कानून बनाए जाएंगे उन्हें नियामक कानून न कह के बल्कि उनको जो है एक्ट कहा जाएगा, उन्हें अधिनियम कहा जाएगा। अंग्रेजों को इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, वसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। ये एक बड़ी छूट थी ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश जनता के लिए, ब्रिटिश नागरिकों के लिए कि अब वो बिना लाइसेंस के भारत आ जा सकेंगे या व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 1813 के एक्ट के द्वारा ही प्रावधान कर दिया गया कि अब भारत से व्यापार करने पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, जो उसकी मोनोपोली थी, उसे समाप्त कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि कुछ शर्तों के साथ कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत से व्यापारिक गतिविधि बना सकता है, व्यापारिक गति चला सकता है या व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियों को वो संचालित कर सकेगा। बंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्ति को उनसे वापस ले लिया गया। कहने का मतलब है कि अब बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे या उनकी अपनी जो परिषद थी, उनको विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया गया और संपूर्ण भारत के संबंध में कानून बनाने की पूरी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई, उसमें निहित कर दी गई और उसे अधिकार दिया गया कि वो संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के लिए, मतलब भारत के उन क्षेत्रों के लिए जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, उन सारे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने के लिए उसे अधिकृत किया गया, उसे ऑथराइज्ड किया गया। इस कानून के द्वारा, मतलब इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1933 के द्वारा विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का अधिकार नहीं था।
कहने का मतलब है एक विधि सदस्य के रूप में, एक लीगल मेंबर के रूप में एक चौथा सदस्य जो है वो गवर्नर जनरल की सदस्य में शामिल किया गया। और वो तभी उसमें शामिल होता था जब परिषद जो है वो कानून बनाने के लिए बैठक करती थी, बैठक आयोजित करती थी, उसी समय भाग लेता था। हालांकि उसे किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट होने की, किसी मुद्दे पर विवाद होने की स्थिति में उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में आई थी, इसे 31 दिसंबर 1600 को तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ ने जो एक अधिकार पत्र दिया था, उस अधिकार पत्र में उसकी शक्तियों का, उसके संविधान का, उसकी वैधानिक शक्तियों का, उसके दायित्वों का उल्लेख किया गया था। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, व्यापारिक निकाय के रूप में, एक व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्था के रूप में। तो कंपनी आई थी एक व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्था के रूप में काम करने, लेकिन 1813 के द्वारा तो भारत के साथ उसके एकाधिकार को खत्म किया गया और 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा की जा रही व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब, मतलब इस एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापारिक कंपनी नहीं होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक गतिविधियों का संपादन या संचालन नहीं कर पाएगी, बल्कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य ब्रिटेन की तरफ से भारत में शासन करना था। मतलब कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। किस एक्ट द्वारा? 1833 के एक्ट के द्वारा। तिथियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। मतलब उस आयोग का अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड मैकाले था। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा अंततः 1843 नियम नंबर 5 से उसका उन्मूलन कर दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में एक दास प्रथा का प्रचलन यहाँ पर दिखाई दे रहा था, जिसके विरोध में भारत के एक बड़े प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय उभर कर आए थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो राजा राममोहन राय और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के प्रयासों से भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और जिसका प्रावधान इस कानून में किया गया था। अधिनियम के सेक्शन 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या नस्ल के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। कहने का मतलब है इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कंपनी के अधीन सरकारी जो पद थे उन पदों पर जाने के लिए धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, रंग के आधार पर, मतलब रंग भेद नहीं किया जाएगा, पर के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब एक सामाजिक समरसता की भावना भी लाई गई इस कानून के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए, मतलब फुली राइट्स प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। मतलब पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करेगा। और कौन तैयार करेगा? भारत का गवर्नर जनरल, जो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब हुआ करते थे। भारत में संविधान निर्माण का आरंभिक या आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। उसके पश्चात जो कानून आता है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट जो है वो
भारत में संवैधानिक और कह लीजिए कि राजनीतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजलेख था, एक महत्वपूर्ण एक्ट था। 1773 से लेकर 1853 तक के जो एक कानूनों की श्रृंखला थी, इन्हें चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात के जो कानून बनाए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत के लिए, उन्हें चार्टर के नाम से नहीं बल्कि भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम मतलब इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के नाम से जाना गया। उन्हें चार्टर अब नहीं कहा, न कहने की एक परंपरा लाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई। लेकिन 1853 तक के जो कानून भारत के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए थे, 1773 से लेके 1853 तक के कानून, इन कानूनों को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग थी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में इसे पारित किया गया था। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो निम्नलिखित थे। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती थी, उसके कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। अभी तक परिषद के सारे सदस्य प्रशासनिक और विधायी दोनों काम करते थे। कानून बनाने का काम भी वही करते थे और फिर उसे एग्जीक्यूट करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का, मतलब उसे लागू करने का काम भी वही लोग करते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। एक को प्रशासनिक कार्य कहा गया और दूसरे को विधायी कार्य कहा गया। इस कार्य को करने के लिए परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कार्य करने हेतु एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे केंद्रीय परिषद या भारतीय परिषद के नाम से जाना जाता है। मतलब पहली बार इस कानून के द्वारा एक संकेत, जो बड़ा संकेत मिल रहा है कि भारत में पहली बार विधायी मशीनरी और प्रशासनिक मशीनरी का पृथक्करण किया गया। विधायी मशीनरी का मतलब है कि कानून बनाने वाली एक संस्था, कानून बनाने वाला एक निकाय का गठन किया गया, जिसे केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद या भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। अब इस पर सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहली बार किस चार्टर एक्ट के द्वारा एक विधायी मशीनरी की प्रक्रिया का आरंभ किया गया था। मतलब विधि बनाने वाले निकाय का गठन किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्रमुख प्रावधान किए गए, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसके कार्यों को बांटा गया। एक कहा गया ये प्रशासनिक कार्य है, ये विधायी कार्य है। अब इन प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग लोगों द्वारा कराए जाने का प्रावधान किया गया। जो लोग प्रशासनिक कार्य करेंगे उन्हें प्रशासनिक निकाय कहा गया, और जो लोग विधायी कार्य करेंगे उन्हें विधानसभा या विधान परिषद कहा गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। मतलब अभी तक जो है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं था। क्षेत्रों को, मतलब प्रांतों को, इसमें जो है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई थी। अब इस कानून के द्वारा पहली बार क्षेत्रों और प्रांतों को इसमें एक प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें भी मतलब शामिल करने का प्रावधान किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी।
ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। एक जिसे आज वर्तमान समय आप उपराज्यपाल कहते हैं, कुछ उसी प्रकार की भूमिका में लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर अस्तित्व में आया और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि 1833 के एक्ट के द्वारा वो जो विधि सदस्य था, जो चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, वो गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य नहीं था, वो फुली मेंबर नहीं था, वो कंप्लीट मेंबर नहीं था। उसे केवल जब बैठक आयोजित की जाती थी उस समय उपस्थित होना उसके लिए अनिवार्य था। और उसे अगर किसी कानून को लेकर डिस्प्यूट होता था और डिस्प्यूट के समाधान के लिए अगर मतदान प्रणाली का आयोजन किया जाता था तो उसमें से मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। जबकि 1853 के चार्टर के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाते हुए उसको वही अधिकार प्रदान कर दिया गया जो परिषद के अन्य सदस्यों को दिए गए थे, अन्य सदस्यों को प्राप्त थे। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक नॉमिनेशन के स्थान पर, नामजदगी के स्थान पर अभी तक क्या होता था, हालांकि इसकी कवायद शुरू हुई थी 1833 के एक्ट के द्वारा ही, और उसमें यह भी कहा गया था कि कंपनी के कार्यालय या किसी पद पर या रोजगार में भारतीयों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नामक निकाय था उसने इसका विरोध किया और विरोध की वजह से ये प्रावधान लाया नहीं जा सका, वहीं समाप्त हो गया। फिर 1853 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अभी तक चूंकि कंपनी में जो प्रशासनिक पद होते थे, जो प्रमुख पद होते थे, उन पदों पर वायसराय को गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई थी कि वो नॉमिनेट करे, वो मनोनीत करे सदस्यों को जो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। लेकिन 1853 के एक्ट के द्वारा इस नॉमिनेशन प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और सिविल सेवाओं के लिए, सिविल सेवाओं में नियुक्ति चयन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा को आरंभ करने का प्रावधान किया गया कि अब जो है एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक पदों पर लोग जाएंगे या उन पदों को प्राप्त कर सकेंगे। और जब खुली प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया तो इन पदों को, मतलब सिविल सेवा जैसे विशिष्ट पदों को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया, मतलब भारतीयों के लिए को भी अब ये सहूलियत प्रदान की गई कि वो भी सिविल सेवा में जा सकेंगे। और इसके लिए आप जानते हैं कि 1854 में इस पर रिकमेंडेशन के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था मैकाले समिति। 1854 में मैकाले समिति को यह दायित्व दिया गया था कि मैकाले समिति इस मुद्दे पर, इस इश्यू पर विचार करे कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए तथा किस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आदि आदि बारे में वो रिकमेंडेशन करे। मैकाले समिति ने इस पर अपनी सिफारिश गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस आधार पर इसका एक विस्तृत प्रारूप, एक विस्तृत प्रावधान तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। मैंने आपसे पहले बताया था 1813 के एक्ट से ही कंपनी के गतिविधियों को सीमित करने का, कंपनी के शक्तियों को सीमित करने का प्रावधान किया गया। 1813 के एक्ट द्वारा भारत के साथ व्यापार पर एक अधिकार खत्म किया गया। 1833 के एक्ट के द्वारा उसके व्यापारिक और वाणिज्यिक जो क्रियाकलाप थे उसे समाप्त कर दिया गया और ये कर दिया गया कंपनी जो है अब वो व्यापारिक कंपनी के रूप में काम नहीं करेगी बल्कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों को संभालेगी। तो इस प्रकार ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब अब तो कंपनी के अस्तित्व पर ही खतरा हो गया, कंपनी के अस्तित्व पर ही एक बड़ा संकट आ गया कि कंपनी को खत्म कर दिया जाए। आगे चल के कैसे खत्म हुआ हम सब चर्चा करते हैं। ये चार्टर भारतीय शासन के, मतलब ब्रिटिश काल इतिहास में अंतिम चार्टर था, इसका हमने भी जिक्र किया था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाने लगा।
निदेशक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। अभी तक उसमें कुल 24 सदस्य होते थे, उनकी कंडीशन बताई गई है, पीछे मैंने जिक्र भी किया था उनके संबंध में। अब उनकी संख्या जो 24 नियत थी, 24 निर्धारित थी, उसे कम करके 18 कर दी गई। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अब शुरू होता है यहां से भारत का शासन ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटिश सरकार के अधीन। अभी तक जो आपने देखा 1773 से लेके 1853 तक के का जो प्रावधान था, ये भारत का शासन कंपनी के अधीन था। 1858 से लेके इसका नाम बदला गया। अभी तक जो उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था, अब इसका नाम बदल दिया गया कि इंडिया गवर्नमेंट एक्ट इनका नाम दिया गया। और इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 से लेकर इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1947 तक के जो कानून बने, उसमें 1858 था, 1861 था, 1892 था, 1909 था, 1919, 1935 और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का रूल भारत पर समाप्त करते हुए भारत का विभाजन आदि चीजें हो गई। वहां हम विस्तृत जिक्र करेंगे, वहां एक उस पर बड़ा डिस्कस करेंगे, वहां आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब था कि अब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून भारत के संबंध में बनाए गए, भारत के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून पारित किए गए, उन कानूनों को अब चार्टर एक्ट नहीं बल्कि भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट के नाम से जाना गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अधीन, ब्रिटिश सरकार का चूंकि प्रत्यक्ष रूल भारत पर हुआ, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन जब भारत का शासन आया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया पहला कानून जो था, वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 था। भारत सरकार अधिनियम 1858 था। लॉर्ड पामरसन ने 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया था, किंतु कुछ कारणों से पामरस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। उनके पश्चात लॉर्ड डर्बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया और यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। इसके पहले आपको बता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक्ट तब पारित किया गया जब भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन का आरंभ कर दिया गया था। अगर आप 1857 का आंदोलन के बारे में जानते हो, जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन या स्वाधीनता संघर्ष कहा जाता है और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत शासन अधिनियम, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले कानून के नाम से, अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और उसके पीछे बड़ा कारण था कि चूंकि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। एक बार फिर उस श्रृंखला से जुड़िए। 1813 में एकाधिकार भारत संघ खत्म किया गया। 1833 में उसका व्यापारिक दर्जा छीना गया और 1858 के द्वारा कंपनी को ही डिसॉल्व कर दिया गया, कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों तथा राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई। मतलब अब भारत पर शासन सीधे ब्रिटेन का हो गया, सीधे इंग्लैंड का शासन भारत पर हो गया। अब इस कानून को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इस कानून के द्वारा उस कंपनी को समाप्त कर दिया गया जो कंपनी भारत में लूट घसोट कर रही थी, भारतीयों का शोषण कर रही थी। उस कंपनी को ही इस कानून ने समाप्त कर दिया। इसीलिए कुछ लोगों ने ये मत प्रकट किया कि 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले एक अधिनियम है। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उन पर हम चर्चा करते हैं। इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया। कंपनी समाप्त कर दी गई तो जाहिर सी बात है ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश ताज का मतलब ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि ब्रिटेन में सम्राट और साम्राज्ञी जो है उस समय महारानी विक्टोरिया वहां की साम्राज्ञी थी, उनके अधीन चला गया। अब वो प्रत्यक्ष तौर पर भारत पर शासन करेंगी। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया जिसे लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया था। उसका डिक्लेरेशन किया था कि भारत से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, बल्कि उसकी जगह पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया जाता है। इस बात का डिक्लेरेशन किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन तो काफी पहले कर दिया गया था, कंपनी के व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए। और 1784 के चार्टर के द्वारा कंपनी को जो दायित्व दिया गया था प्रशासनिक और राजनैतिक शक्ति बनने का, तो कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए 1784 के एक्ट के द्वारा एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो चूंकि ये दोनों निकाय, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों निकाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियों का मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका सुपरविजन करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए गठित किया गया था। चूंकि 1858 के एक्ट के द्वारा अब कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक निकाय भी समाप्त कर दिए गए। इनकी क्या उपयोगिता रहेगी? इनकी उपयोगिता किसके लिए थी? कंपनी जब तक थी, कंपनी जो व्यापारिक काम कर रही थी वो व्यापारिक और वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार कर सके, इसके लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। और दूसरा जो उसका प्रशासनिक कार्य था, जो उसका राजनीतिक कार्य था, उस कार्यों के प्रबंधन के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी निगरानी के लिए जो निकाय बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो जब कंपनी ही समाप्त कर दी गई तो फिर इन निकायों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। लिहाजा इन दोनों निकायों को भी समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त कार्यों को, उनके समस्त अधिकारों को भारत राज सचिव को दे दिया गया। भारत राज सचिव अनिवार्यता ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब आपको बता दें कि चूंकि इन दोनों निकायों को खत्म करने के बाद 1858 के एक्ट के द्वारा एक नया पद सृजित किया गया। एक नया पद, एक नई ऑफिस क्रिएट की गई जिसे कहा गया भारत राज सचिव नामक एक नए पद का गठन किया गया। और इस पद में भारत के संबंध में सारी प्रशासनिक शक्ति इसमें समाहित कर दी गई। जो भारत राज सचिव का पद था, जो भारत राज सचिव होता था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति वो उत्तरदायी होता था। और इसकी सहायता के लिए, भारत राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा, भारत परिषद, एक सभा जो इंडियन काउंसिल के नाम से, भारत परिषद के नाम से अस्तित्व में आई, उसकी स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को था तथा शेष 7 सदस्यों का चयन
का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया था, परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि इनमें से एक में से न्यूनतम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 16 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। उन्हीं को जो है वो जो भारत राष्ट्र सचिव बनाया गया, उसके लिए जो 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई, उस परिषद का सदस्य होने के लिए ये कंडीशन रखी गई थी। शासन के इस भाग को गृह सरकार का नाम दिया गया, मतलब भारत राष्ट्र सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित रूप से जो एक नाम दिया गया था, वो नाम था गृह सरकार का नाम इन्हें दिया गया, जिसमें भारत सरकार, भारत राष्ट्र सचिव और उनकी जो 15 सदस्यीय समिति थी उसे दिया गया। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या था? भारत राष्ट्र सचिव, उसके परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे कहां से दिए जाते थे, इसका प्रावधान इस कानून में स्पष्ट तौर पर किया गया था। तो भारत राष्ट्र सचिव, उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत राष्ट्र सचिव को भारत के शासन के संबंध में परामर्श और सहायता प्रदान करना था, और इस परिषद का अध्यक्ष स्वयं भारत राष्ट्र सचिव ही होता था। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट थी, ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट ऑफिस थी, बहुत ही प्रभावशाली पद था, जिसमें भारत के शासन के संबंध में सारी की सारी शक्ति उसमें समाहित थी, उसमें निहित थी। भारत राष्ट्र सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था, ताकि परिषद का कार्य वो भय से मुक्त होकर परिषद जो है अपना काम कर सके, वायसराय के दबाव में आके वो काम न कर सके। और इस एक्ट के द्वारा एक और प्रावधान, गवर्नर जनरल का जो पदनाम था, उस पदनाम को बदल दिया गया और गवर्नर जनरल के स्थान पर उसे वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय जो है वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, मतलब भारत का शासन यूके का किंग, ब्रिटेन का किंग अब इसी वायसराय के माध्यम से करेगा। मतलब वायसराय जो है वो ब्रिटेन के सम्राट का वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, वहां के क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। वहां का क्राउन जो है, वहां का सम्राट या साम्राज्ञी जो है, वो इसी वायसराय के माध्यम से मतलब भारत में शासन करेंगे। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल और वायसराय के पद को मिला दिया गया और दोनों के पद को एक मिलाकर के भारत के प्रशासन की सारी ताकत जो है उसमें निहित कर दी गई। भारत राष्ट्र सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मतलब कास्टिंग वोट देने का अधिकार दिया गया था। अगर कहने का मतलब किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट हुआ है और उस डिस्प्यूट के समाधान के लिए उस मुद्दे पर मतदान कराया जा रहा है उस परिषद के द्वारा, और मतदान में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो गए तो दिक्कत होगी, इसलिए उसको अधिकार दिया गया कि इसका समाधान हो सके, वो अपना निर्णायक मत दे सके। अगर वो पक्ष में निर्णायक मत देता है तो वो चीज स्वीकार कर ली जाएगी, निर्णायक अगर वो विपक्ष में मत देता है तो वो चीज वहीं पर समाप्त हो जाएगी। भारत सचिव को गवर्नर जनरल वायसराय समझिएगा, भारत राष्ट्र सचिव को वायसराय के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजने या प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत राष्ट्र सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। वही स्थिति हो गई जो वर्तमान में है। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। अगर आप 74 खंड 1 पढ़ें तो 74 खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ही का मतलब क्या? बाइंडिंग। इसका मतलब है 74 खंड 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 खंड 1 जिस बात का प्रावधान करता है
उस बात का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1818 के द्वारा ही कर दिया गया था। अन्य सभी विषयों पर उसकी राय को दोबारा सुना जा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी। भारत का जो वायस राय था, वायस राय को भारत राज सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। किसको? वायस राय को। इसका मतलब है कि भारत राज सचिव जो था वो वायस राय की तुलना में ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा शक्तिशाली था। वायस राय भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायस राय भी कहा गया। भारतीय शासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत राज सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। ये सारा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1818 के एक्ट के द्वारा किया गया। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बजट तैयार करने का प्रावधान, बजट लागू करने का प्रावधान 1860 में इसका मतलब आरंभ किया गया और 1861 में सर्वप्रथम जेम्स विलियम द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 व भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत जिसे आप भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या इंडिया गवर्नमेंट अधिनियम 1888 के नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्रमुख प्रावधान किए गए थे 1858 के एक्ट के द्वारा। इसे संवैधानिक विकास क्यों हम कह रहे हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन कानूनों में जो तमाम प्रावधान हैं उनमें से कई प्रमुख प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदलते हुए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में शामिल किया था। मैंने पहले चर्चा आपसे किया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद बंगाल में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और उसी शासन को अपने अनुरूप बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 से लेके 1947 तक जो ये तमाम कानून बनाए थे, यही कानून भारत में संविधान बनाने के सोपान साबित हुए, सीढ़ियां साबित हुई। इन्हीं कानूनों रूपी स्टेप का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान रूपी एक उच्च इमारत को प्राप्त किया था। जो संविधान रूपी श्रेष्ठ कानूनी दस्तावेज की रचना की थी। इसीलिए इसे संवैधानिक विकास कहा जाता है। कि संविधान का विकास कैसे हुआ? संविधान जो एक दिन में नहीं बन गया। इस संविधान बनने के पहले तमाम कवायदे, तमाम मानसिक एक्सरसाइज, तमाम तार्किक एक्सरसाइज, कानूनी एक्सरसाइज इसके पहले होती रही है। भारतीय संविधान निर्माता इन्हीं तमाम कानूनों के उन सारे बिंदुओं को जो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप उन्हें प्रतीत हुए, उनका भी समाधान, उस पर विचार किया, विमर्श किया और उसे भारतीय संविधान में शामिल किया। यही कारण है कि इसे संवैधानिक विकास के नाम से हम जानते हैं। आइए अगला जो एक्ट था वो भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1861 के नाम से जाना जाता है। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति आरंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। आइए आपको याद दिला दें कि ये कानून जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया, उसके पहले मैंने आपको बताया कि 1857 का जो भारत समता संघर्ष था वो हो चुका था और उस आंदोलन में मतलब
उस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक एक ऐसा संदेश पहुंचा, एक ऐसा मैसेज कन्वे हुआ कि ब्रिटिश सरकार इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हो गई कि अगर ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश रूल को भारत में और आगे बनाए रखना है तो अब भारतीयों के सहयोग के बिना ऐसा संभव नहीं है। इस तरह का भय पैदा करने में, इस तरह का डर पैदा करने में कामयाब रहा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1857। उस आंदोलन से हमको बहुत कुछ सहूलियत नहीं मिली, हमको बहुत कुछ सुविधा नहीं मिली, हम स्वतंत्र नहीं हो गए, लेकिन उससे जो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ मिला वो ये लाभ था कि ब्रिटिश सरकार लचीलापन रुख अख्तियार करने के लिए बाध्य हो गई भारत में शासन करने के संबंध में। और अब इसी सहयोग की नीति से ब्रिटिश सरकार ने 3 कानूनों को पारित किया था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिनका क्रमिक रूप से हम अध्ययन करते हैं कि इनमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संविधान निर्माण को लेके, भारत के संवैधानिक विकास को लेके, भारत के राजनीतिक इतिहास को लेके इसे एक माइलस्टोन के रूप में याद किया जाता, माइलस्टोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया भारत के संबंध में ये पहला कानून था जिसके माध्यम से विधि निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। अगर आप डी.डी. बसु की एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उस किताब में इस एक्ट के बारे में लिखा है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण के लिए चुटकी भर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। चुटकी भर का मतलब एक सांकेतिक बात है, एक सिंबॉलिक बात है, एक प्रतीकात्मक बात है। इसके द्वारा बहुत कुछ नहीं हमको हमारे द्वारा विधि बनाए जाने लगी, लेकिन फिर भी इस कानून ने भारतीयों को भारतीयों के लिए कानून बनाने का रास्ता खुलवा दिया था। और वायसराय की जो विस्तारित परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान इस कानून के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें, वो 3 भारतीय जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ था, जिन्हें गरिमा प्राप्त हुई थी कि भारत के संबंध में पहली बार कानून बनाने में वो भी शामिल हुए थे। वो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव। यही 3 भारतीय थे जिन्हें गौरव हासिल है कि गुलाम भारत में, ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत था, उस भारत में भारतीयों के कानून बनाने में उन्हें भी शामिल किया गया था। इस एक्ट के जो प्रमुख प्रावधान थे, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब ये उसकी योग्यता निर्धारित की गई कि कोई विधिवेत्ता का मतलब है कि जो कानून का विशिष्ट जानकार होगा उसी को इस पद पर मनोनीत किया जाएगा, मतलब नॉमिनेट किया जाएगा। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 12 में से 6 सदस्यों की वृद्धि का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में जो भी 6 सदस्य हुए थे उस सदस्य संख्या को बढ़ाकर 12 सदस्य करने का अधिकार दिया गया तथा ये सभी मनोनीत किए जाते थे। यह सदस्य उन्हें कानून निर्माण में सहायता के लिए इन्हें मनोनीत किया गया था, इन्हें उसमें लाया गया था, परिषद में लाया गया था। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। यहाँ एक शब्द है गैर सरकारी सदस्य होना आवश्यक था। गैर सरकारी सदस्य का मतलब था 2 प्रकार के सदस्य थे, एक तो ऑफिशियल मेंबर कहे जाते थे,
दूसरे अनऑफिशियल मेंबर कहे जाते हैं। ऑफिशियल मेंबर का मतलब है वो व्यक्ति जो ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे, और अनऑफिशियल मतलब गैर सरकारी सदस्य जो भारतीय हुआ करते थे। तो इसका मतलब था कि इनमें से आधे सदस्यों का गैर, ये बड़ी सहूलियत, यही कोऑपरेशन ब्रिटिश सरकार का जो कोऑपरेशन की पॉलिसी के तहत इस एक्ट को पारित किया था कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाना है, आगे बनाए रखना है, उसे दीर्घजीवी बनाए रखना है, तो भारतीयों का सहयोग लेना और देना पड़ेगा। बिना सहयोग के काम नहीं हो पाएगा। उन्हें और सहूलतें देनी पड़ेगी और सुविधाएं देनी पड़ेगी, और उन्हीं के चलते ये किया गया कि आधे सदस्य उसमें गैर सरकारी होंगे और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 1962 में जो 3 प्रमुख भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था, किसने किया था? उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1962 में लॉर्ड कैनिंग ने इस सहयोग की नीति से, ताकि भारतीयों में फिर 1857 में का जो असंतोष था वो फिर से न प्रस्फुटित होने पाए, इसके लिए भारतीयों को शामिल किया गया। और उसमें 3 भारतीय मैंने चर्चा किया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और जो इसमें प्रावधान किए गए, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म, स्वत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार के से अधिक अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रज्ञा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ये एक बड़ा प्रावधान था। इस एक्ट के द्वारा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है या कैबिनेट प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिया जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। अगर आप मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को समझ पा रहे हो, तो अगर तुलना आप करें वर्तमान मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की, तो वही जैसे कोई वित्त मंत्री होता है, कोई रक्षा मंत्री, कोई उद्योग मंत्री, कोई कृषि मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई वित्त मंत्री, यही विभागीय प्रणाली है, यही मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, यही पोर्टफोलियो सिस्टम है। इसका मतलब है कि जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली वर्तमान भारत में है, ये प्रणाली सबसे पहले कब लाई गई? 1861 के एक्ट के द्वारा। मतलब लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिया जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। यही वर्तमान व्यवस्था भी है। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आरंभ की गई, विभागीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया कि वायसराय भारत की शांति, सुरक्षा, ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। वायसराय को एक बड़ा बड़ा प्रावधान जो आज भी भारतीय संविधान में कह लीजिए एक संकेत के रूप में है। वायसराय को संकट काल में, मतलब इमरजेंसी की दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। वर्तमान भारत में भी आप देखते हैं संविधान में अनुच्छेद 123 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप जानते हैं कि कानून बनाने का काम संसद द्वारा किया जाता है, और संसद कानून कब बनाती है? अपने सेशन में होती है, अपने सत्र में होती है। सत्र 3 होते हैं। कौन कौन? पहला सत्र जो वर्ष का होता है उसे बजटकालीन सत्र कहा गया है, जिसका टेन्योर अब जनवरी से लेकर मई तक कर दिया गया है। दूसरा सत्र जो होता है उसे मानसून सत्र या वर्षाकालीन सत्र, जिसकी अवधि जो होती है वो जुलाई के मतलब अंतिम सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। अब इन्हीं सत्रों में ही, इन्हीं सेशन में ही संसद कानून बना सकती है। बहुत कुछ मुमकिन है कि चूंकि 2 सत्रों के बीच जो अवकाश है, मई के अंतिम सप्ताह से लेकर यूं कह लें आप कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक एक अवकाश है कि नहीं है। इसी प्रकार
अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक एक गैप है कि नहीं। मान लीजिए देश को इस अवकाश के दौरान जब संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं है, वो एथराइज नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंपल्सन है, ये संवैधानिक प्रावधान है, संविधान उसको शक्ति देता है कि वो कानून केवल सत्रों में ही बना सकती है, केवल सेशन में ही बना सकती है। तो बहुत कुछ मुमकिन है कि देश को सामने ऐसा संकट आ जाए, ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि जब संसद सत्र में नहीं उसको कानून की आवश्यकता हो जाए। तो बड़ी दिक्कत थी कि आखिर फिर उस कानून की भरपाई कैसे की जाएगी। संसद बना नहीं सकती क्योंकि अपने सत्र में नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए और इसी 1861 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रावधान किया कि जिस समय संसद अपने सेशन में नहीं होगी और देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस कानून की भरपाई करने के लिए राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकेगा, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकेगा। और इस अध्यादेश की प्रकृति वही होगी, इसका महत्व वही होगा जो संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों का होता है। ये प्रावधान पहली बार कहां, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा यहीं से लिया गया। संविधान निर्माता यहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में इस प्रावधान को शामिल किया है, इस प्रावधान को सम्मानित किया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को संकट काल में अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी, ऑर्डिनेंस जारी करने की अनुमति दी गई। ये एक विशिष्ट प्रावधान है जो आपकी परीक्षाओं में आईएएस प्री, पीसीएस प्री, इन टाइप की जो परीक्षाएं उनमें बार बार इस सवाल को पूछा जाता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। तो 1861 के द्वारा। इस कानून के द्वारा मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि फिर से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की प्रक्रिया को, प्रोसीजर को फिर से लागू किया गया। 1773 में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आरंभ हुआ था और जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति 1833 के एक्ट द्वारा कि गवर्नर जनरल को भारत का बना दिया गया, मतलब शक्ति एक जगह केंद्रित कर दी गई भारत के गवर्नर जनरल में। इस प्रणाली को पलट दिया गया 1861 के एक्ट के द्वारा और अब बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को भी फिर से कानून बनाने का अधिकार तथा शासन करने का अधिकार या उसमें संशोधन करने का अधिकार देकर भारत में फिर से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिमी बंगाल प्रांत जो अस्तित्व में आया वो 1886, पंजाब 1897 में विधान परिषदों की स्थापना की गई। मतलब प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की, मतलब वायसराय की अनुमति के बाद ही वैधता प्राप्त होता है, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा मतलब बंगाल में विधान परिषदों की स्थापना की गई, पर उत्तर पश्चिम प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई, पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई, बंगाल में 1862 में की गई थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1886 में इसकी स्थापना की गई थी और पंजाब में 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी जिसकी अध्यक्षता वायसराय स्वयं करता था। इससे पहले इस कानून के द्वारा पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई। साथ ही इसके द्वारा बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई। अतः इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण के आधार पर पुनः विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की गई। अब अगर हम इसका मूल्यांकन करें, इसका हम इस कानून के दोष क्या थे
या यूं कह लें कि इसकी अच्छाइयां क्या थी, उसकी हम समीक्षा करें, उसका हम क्रिटिक करें, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या हो सकता है। तो पहली बात, सर्वप्रथम धीरे धीरे सरकारी कार्यप्रणाली का गठन हुआ। दूसरी बात, तीनों प्रेसिडेंसियां एक समान पद्धति में आ गई। तीसरी बात, सपरिषद गवर्नर जनरल को सभी प्रांतों पर और सभी लोगों के लिए कानून बनाने तथा प्रशासन करने की शक्ति स्थापित हो गई। अगली बात, स्थानीय ज्ञान तथा आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए स्थानीय परिषद स्थापित की गई और उसे पुनः स्थापित भी किया गया। इस अधिनियम द्वारा विधान संबंधी शक्तियां बंबई मद्रास सरकार को देकर और इसी प्रकार की अन्य प्रांतों में व्यवस्था बनाकर विधान विकेंद्रीकरण की नींव डाली गई, जिसके फलस्वरूप 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वशासन दे दिया गया। परंतु 1861 के एक्ट द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के कार्य क्षेत्र को पृथक करने का प्रयत्न नहीं किया गया। मतलब शासन का जो स्वरूप था उसे एकात्मक ही बनाए रखा गया, एकात्मक ढांचे के तहत ही रखा गया, जैसा कि प्राय संघीय प्रणाली में होता था। केवल इतना था कि सपरिषद गवर्नर जनरल समस्त भारत के लिए और सपरिषद गवर्नर अपने प्रांत के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन इसे आप संघात्मक प्रणाली नहीं कहेंगे। संघात्मक प्रणाली की शुरुआत तो आगे चलकर आप पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। जो परिषदें 1861 के एक्ट से गठित की गई, उनके गठन व कार्य प्रणाली अथवा अधिकार क्षेत्र किसी भी देश से विधानमंडल उन्हें नहीं कहा जा सकता था। यह केवल कानून बनाने के लिए समितियां थी। सपरिषद किसी भी प्रशासनिक आदेश अथवा कार्य पर विरोध प्रकट कर सकता था। अतः प्रशासन का चलाना और वित्त संबंधी सभी मामले पूर्णतया कार्य परिषद के अधीन ही रखे गए। इस संबंध में भारत राज सचिव सर चार्ल्स वुड ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि उनकी भारत में सामान्य प्रतिनिधि परंपरा द्वारा कानून बनाने की प्रणाली आरंभ करने की कोई इच्छा नहीं है। तो ये प्रमुख प्रावधान किए गए थे 1861 के एक्ट में। ठीक है भाई, यहीं पर आज हम इसको रोकते हैं। थैंक यू। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और आप अनअकैडमी से जुड़ने की कोशिश करिए ताकि आपको ये सारी सुविधाएं अनअकैडमी के माध्यम से प्राप्त होती रहें।